कभी कभी जिंदगी में एक छोटी सी घटना, एक मामूली सी भूल या फिर यूं ही अनजाने में दबा हुआ बटन आपकी पूरी दुनिया को उलट पुलट कर सकता है। यह कहानी भी एक ऐसी ही भूल से शुरू होती है, एक मिस्ड कॉल से। हम और आप दिन में न जाने कितनी मिस्ड कॉल करते हैं, कितनी पाते हैं और फिर भूल जाते हैं। यह हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का एक साधारण सा हिस्सा है। लेकिन सोचिए, क्या हो अगर एक मिस्ड कॉल आपके शानदार करियर, आपकी इज्जत और आपकी आजादी पर भारी पड़ी DDH जाए? क्या हो अगर वह एक कॉल सत्ता के सबसे ऊंचे गलियारों में खलबली मचा दे और आपको एक ऐसे चक्रव्यूह में फंसा दे जिससे निकलना लगभग नामुमकिन हो जाए? ये किसी फिल्म की कहानी नहीं, बल्कि एक हकीकत है। ये कहानी है गुजरात कैडर के 1994 बैच के एक IAS अधिकारी प्रदीप शर्मा की। एक समय था जब प्रदीप शर्मा एक होनहार और ताकतवर अफसर माने जाते थे। कच्छ जैसे महत्वपूर्ण जिले के कलेक्टर रहे, सरकार में उनकी अच्छी पैठ थी। लेकिन फिर एक दिन एक गलत नंबर पर हुई एक मिस्ड कॉल ने उनकी जिंदगी की दिशा ही बदल दी। जो अफसर कल तक व्यवस्था का एक मजबूत स्तंभ था, वही अफसर अचानक व्यवस्था के निशाने पर आ गया। उन पर मुकदमों की झड्डी लग गई, जांचें शुरू हो गईं और उन्हें जेल तक जाना पड़ा। एक चमकता हुआ करियर धीरे धीरे अंधेरे में डूबने लगा। इस कहानी का हर मुद्दा हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि सत्ता और व्यक्ति के बीच का रिश्ता कितना नाजुक होता है। इस कहानी के केंद्र में सिर्फ प्रदीप शर्मा ही नहीं है, इसमें एक युवा महिला आर्किटेक्ट भी है, जिसका नाम निजता के सम्मान में हम उजागर नहीं करेंगे। यही वह महिला है जिसका जुड़ाव तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी से था। प्रदीप शर्मा ने ही कच्छ के कलेक्टर रहते हुए उस महिला को उसके काम के सिलसिले में मुख्यमंत्री से मिलवाया था। धीरे धीरे यह पेशेवर मुलाकात एक गहरी पहचान में बदल गई। कहानी में एक और किरदार है, एक गुप्त मोबाइल नंबर, एक ऐसा नंबर जो बहुत खास था, जो सत्ता के शिखर से जुड़ा था। प्रदीप शर्मा का दावा है कि यही नंबर उनकी मुसीबतों की जड़ बना, जब गलती से उनके हाथ से यह नंबर डायल हो गया और एक मिस्ड कॉल चली गई। यह सवाल आज भी हवा में तैर रहा है कि क्या वाकई एक मिस्ड कॉल इतनी बड़ी हो सकती है कि एक IAS अधिकारी की जिंदगी तबाह कर दे? क्या यह सिर्फ एक संयोग था या एक सुनियोजित साजिश की शुरुआत? इस कहानी में सत्ता है, जासूसी है, दोस्ती है, शक है और कानून की लंबी लड़ाई है। यह हमें दिखाती है कि कैसे व्यक्तिगत रिश्ते और राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं जब आपस में टकराती हैं, तो उसका अंजाम कितना भयानक हो सकता है। प्रदीप शर्मा की कहानी सिर्फ एक अफसर के अर्श से फर्श पर आने की कहानी नहीं है, बल्कि यह हमारे सिस्टम, हमारी राजनीति और हमारी निजता के अधिकार पर भी गहरे सवाल खड़े करती है, जिनका जवाब आज भी धुंधला है। कहानी की परतें तब खुलनी शुरू होती हैं जब हम प्रदीप शर्मा, उस महिला आर्किटेक्ट और तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच के रिश्ते को समझने की कोशिश करते हैं। प्रदीप शर्मा के अनुसार कच्छ में कलेक्टर रहते हुए उन्होंने ही उस प्रतिभाशाली महिला को मुख्यमंत्री से मिलवाया था। इसके बाद मुख्यमंत्री और उस महिला के बीच एक नजदीकी रिश्ता कायम हो गया। शर्मा का आरोप है कि महिला ने उन्हें कई बार मुख्यमंत्री द्वारा भेजे गए निजी संदेश दिखाए। इन्हीं संदेशों के आदान प्रदान के लिए एक खास गुप्त मोबाइल नंबर का इस्तेमाल होता था। यह नंबर आम लोगों की जानकारी में नहीं था और सीधे साहिब से जुड़ा था, जैसा कि बाद में सामने आई ऑडियो टेप्स में जिक्र हुआ। प्रदीप शर्मा के मुताबिक एक दिन उस महिला ने उन्हें वह गुप्त नंबर दिखाया। किसी तरह वह नंबर उनके फोन में सेव हो गया और फिर वह घटना घटी जिसने सब कुछ बदल दिया। शर्मा का कहना है कि एक दिन गलती से अनजाने में उनके फोन से उस गुप्त नंबर पर एक मिस्ड कॉल चली गई। यह एक ऐसी गलती थी जिसका उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि परिणाम क्या होगा। उस एक मिस्ड कॉल ने दिल्ली और गांधीनगर के सत्ता के गलियारों में मानो एक भूचाल ला दिया। सत्ता के शिखर पर बैठे लोगों को यह शक हो गया कि प्रदीप शर्मा कुछ ऐसा जानते हैं जो उन्हें नहीं जानना चाहिए। उन्हें लगा कि शर्मा के पास कोई ऐसी जानकारी या सीडी है जो उनके लिए खतरा बन सकती है। इसी एक मिस्ड कॉल के बाद प्रदीप शर्मा के बुरे दिन शुरू हो गए। जो अधिकारी कल तक सरकार का पसंदीदा था, वह अचानक निशाने पर आ गया।
शर्मा ने बाद में सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर आरोप लगाया कि गुजरात सरकार उन्हें जानबूझकर परेशान कर रही है। उनका दावा था कि यह सब इसलिए हो रहा है क्योंकि सरकार को शक है कि उनके पास मुख्यमंत्री और उस महिला आर्किटेक्ट के संबंधों से जुड़ी कोई संवेदनशील सीढ़ी है। शक का यह बीज इतना गहरा था कि उसने एक अफसर के पूरे करियर को दीमक की तरह चाटना शुरू कर दिया। उन पर एक के बाद एक पुराने मामलों को खोदकर जांच बिठाई जाने लगी। यह घटना हमें दिखाती है कि कैसे सत्ता के इर्द गिर्द शक और असुरक्षा का एक अदृश्य जाल हमेशा मौजूद रहता है। एक छोटी सी जानकारी, एक गलतफहमी या एक अनचाही मिस्ड कॉल भी उस जाल को सक्रिय कर सकती है। प्रदीप शर्मा की कहानी में वह मिस्ड कॉल सिर्फ एक तकनीकी गलती नहीं थी, बल्कि सत्ता के उस डर का प्रतीक बन गई जो उसे अपनी छवि और अपने रहस्यों पर किसी भी आंच से बचाने के लिए किसी भी हद तक जाने को मजबूर कर सकता है। यह एक ऐसे अध्याय की शुरुआत थी जिसमें एक व्यक्ति और एक ताकतवर सरकार आमने सामने खड़ी ढिए थे और लड़ाई लंबी चलने वाली थी। उस एक मिस्ड कॉल के बाद जो हुआ वह किसी जासूसी थ्रिलर से कम नहीं था। प्रदीप शर्मा को महसूस होने लगा कि उन पर नजर रखी जा रही है। उनके फोन टैप हो रहे थे, हर हरकत पर किसी की पैनी निगाह थी। ये सिर्फ उनका वहम नहीं था। साल 2013 में स्नूपगेट कांड के नाम से यह मामला पूरे देश के सामने आया। कुछ ऑडियो टेप सामने आए जिनमें गुजरात के तत्कालीन गृह राज्य मंत्री अमित शाह एक पुलिस अधिकारी G.L. सिंघल को साहेब के कहने पर उस महिला आर्किटेक्ट की जासूसी करने का निर्देश दे रहे थे। यह जासूसी 24 घंटे चल रही थी। वह कहां जाती है, किससे मिलती है, किससे बात करती है, हर चीज पर नजर थी। इस जासूसी को सही ठहराने के लिए तर्क दिया गया कि यह सब महिला की सुरक्षा के लिए किया जा रहा था। महिला के पिता ने भी एक पत्र लिखकर कहा कि उन्होंने ही अपनी बेटी की सुरक्षा के लिए मुख्यमंत्री से अनुरोध किया था। लेकिन इस तर्क पर कई सवाल उठे। अगर यह सुरक्षा के लिए था तो इसका कोई लिखित आदेश क्यों नहीं था? टेलीग्राफ एक्ट के नियमों का पालन क्यों नहीं किया गया? और क्या किसी की सुरक्षा के नाम पर उसकी हर निजी गतिविधि पर इस तरह नजर रखना जायज है? यह मामला सिर्फ जासूसी का नहीं, बल्कि निजता के अधिकार के उल्लंघन का एक बड़ा उदाहरण बन गया, जिस पर देश भर में बहस छिड़ गई। एक तरफ प्रदीप शर्मा पर निगरानी का जाल कसा जा रहा था, तो दूसरी तरफ उन पर कानूनी शिकंजा भी कसता जा रहा था। उनके कलेक्टर रहते हुए भूमि आवंटन से जुड़े पुराने मामले फिर से खोल दिए गए। गुजरात पुलिस, एंटी करप्शन ब्यूरो और प्रवर्तन निदेशालय ने मिलकर उनके खिलाफ दर्जनों जांचें और FIR दर्ज की। शर्मा का आरोप था कि यह सब बदले की भावना से किया जा रहा था, ताकि उन्हें झुकाया जा सके और उस कथित सीढ़ी को हासिल किया जा सके। उन्हें कई मामलों में गिरफ्तार किया गया और सालों तक जेल में रहना पड़ रहा। एक अफसर जो कभी कानून लागू करवाता था, अब खुद को कानून के कटघरे में खदेड़ा पा रहा था। साल 2025 आते आते अदालतों से उनके खिलाफ फैसले भी आने लगे। जनवरी 2025 में एक भूमि आवंटन मामले में उन्हें 5 साल की सजा सुनाई गई। फिर अप्रैल 2025 में एक और मामले में 5 साल की अतिरिक्त सजा हुई, जो पहली सजा पूरी होने के बाद शुरू होगी। प्रदीप शर्मा की कानूनी लड़ाई आज भी जारी है। उनकी कहानी यह दिखाती है कि जब व्यवस्था किसी व्यक्ति के पीछे पड़ती है तो वह उसे कैसे कानूनी दांव पेंच में उलझाकर तोड़ सकती है। यह लड़ाई सिर्फ प्रदीप शर्मा की नहीं, बल्कि उस हर नागरिक की है जो सत्ता के दुरुपयोग और अपनी निजता के हनन के खिलाफ खड़ी रहा होता है। प्रदीप शर्मा की कहानी का अंत हमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। निजता का क्या मतलब है? क्या सुरक्षा के नाम पर किसी नागरिक की निजी जिंदगी में ताक झांक करना सही है? स्नूपगेट मामले में सरकार का तर्क था कि यह सब एक पिता के अनुरोध पर उनकी बेटी की सुरक्षा के लिए किया गया, लेकिन आलोचकों का कहना है कि यह निजता के अधिकार का खुला उल्लंघन था जो संविधान हमें देता है। किसी की सुरक्षा सुनिश्चित करने के और भी कानूनी तरीके हो सकते हैं, लेकिन बिना किसी आधिकारिक आदेश के किसी की 24 घंटे निगरानी करना, उसके फोन सुनना, यह किसी भी लोकतांत्रिक समाज में स्वीकार्य नहीं हो सकता।
यह मामला हमें यह भी सिखाता है कि कभी-कभी छोटी-छोटी लगने वाली बातें या गलतियां हमारी जिंदगी में कितना बड़ा तूफान ला सकती हैं। प्रदीप शर्मा के लिए वह एक मिस्ड कॉल शायद एक पल की भूल थी, लेकिन उसने उनकी पूरी जिंदगी की दिशा बदल दी। इसने हमें दिखाया कि सत्ता के गलियारों में विश्वास और शक के धागे कितने कमजोर होते हैं। एक छोटी सी चिंगारी भी अविश्वास की ऐसी आग भड़का सकती है जो एक स्थापित करियर और सम्मान को जलाकर राख कर सकती है। यह एक चेतावनी है कि तकनीक के इस युग में हमारी हर डिजिटल गतिविधि एक निशान छोड़ जाती है, और कौन जाने कब कौन सा निशान किसके लिए मुसीबत बन जाए। आज 2025 में प्रदीप शर्मा कानूनी लड़ाइयों में उलझे हुए हैं और अस्जा काट रहे हैं। वह महिला आर्किटेक्ट गुमनामी की जिंदगी जी रही है। इस कहानी के कई किरदार आगे बढ़ चुके हैं, लेकिन वे सवाल आज भी कायम हैं जो इस कहानी ने खड़े किए थे। क्या एक अफसर को सिर्फ इसलिए निशाना बनाया गया क्योंकि वह कुछ जानता था? क्या राज्य की पूरी मशीनरी का इस्तेमाल एक व्यक्ति के खिलाफ बदले की भावना से किया जा सकता है? और सबसे बड़ा सवाल, जब राज्य ही आपकी जासूसी करने लगे तो आप अपनी निजता की रक्षा के लिए कहां जाएंगे? यह सिर्फ एक व्यक्ति की कहानी नहीं है, यह हमारे समय के लोकतंत्र की एक कसौटी है। अंत में प्रदीप शर्मा की कहानी एक सबक है। यह सबक है सत्ता के चरित्र को समझने का, निजता के महत्व को जानने का, और यह याद रखने का कि लोकतंत्र में कोई भी व्यक्ति, चाहे वह कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, कानून और नैतिकता से ऊपर नहीं है। यह हमें याद दिलाता है कि एक स्वस्थ समाज के लिए यह जरूरी है कि नागरिकों के अधिकारों का सम्मान हो और सत्ता का उपयोग जिम्मेदारी के साथ किया जाए, न कि व्यक्तिगत या राजनीतिक हिसाब किताब चुकाने के लिए। एक मिस्ड कॉल से शुरू हुई यह कहानी हमें हमारी व्यवस्था की खामियों और उसमें सुधार की जरूरत को बहुत ही स्पष्ट रूप से दिखाती है।